बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल इश्क दीबाजी जिसकी राइटर है रेहाना आफ्ताब, उसकी 50वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। तुम्हारी खुद की हालत ठीक नहीं है, तुम ये क्या उठा लाती हो हर 1 घंटे बाद। फरियाल सामान की दवाएं निकाल रही थी। वो शिद्दत से चौधरी अशमत के हुजरे से सबकी वापसी का मुंतजिर था। ऐसे में विशाल सूप की ट्रे उठा लाई थी। उसकी हालत के पेश नज़र फरियाल ने उसे अपने कमरे में ही रखा हुआ था ताकि किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए उसे किसी को आवाज़ ना देना पड़े। फरियाल ने मुड़कर देखा था और मुस्कुराते हुए विशाल के हाथ से ट्रे ले ली थी। हाँ, तो इतनी अच्छी ख्याल रखने वाली मिली है बीवी, जो अपनी भी परवाह नहीं करती। कदर करो मेरी बहू की। फरियाल ने उसे बेड पे बिठा दिया था। जी जी, वही कर रहा हूँ, आपकी बहू की, जिसे खुद के ख्याल का एहसास नहीं, जता के कहा था। मैं ठीक हूँ अब। इशाल खफ़त में पड़ गई थी। मोहब्बत करने वाली बच्ची है। दवा ली तुमने? फरियाल निसार नज़रों से दोनों को देख रही थी। ले ली चच्ची जान। ताई फ़ायदा ने अपने सामने खिलाई थी और छोटी ताई ने दिया ज़ख्म की ड्रेसिंग भी की है। वो तफसील बता रही थी। ये तो है दिया भाभी, और बख्त भाई के हवेली लौट आने से बहुत फ़ायदा हुआ। बख्त भाई भी सबहान को अच्छी तरह एहतियात करवा रहे हैं। बरसों ये लोग भी शहर में हवेली से दूर रहे, लेकिन इनके अंदाज में इतनी सफाकी नहीं जितनी जहांगीर भाई और उनकी फैमिली में है। फरियाल सर झटक गई। इशाद जोर सी हो गई थी। अवॉइड करें मॉम। सामान को उसके चेहरे की बदलती रंगत नज़र आ गई थी। जानती हूँ सामान के साथ जो कुछ किया मेरे बाप ने किया, लेकिन एक इल्तिजा है चची जान, कभी जहांगीर की बेटी समझ के मुझसे नफरत मत कीजिएगा। नदामत से कह रही थी। पागल हो तुमसे कोई क्यों नफरत करने लगा? फरियाल उसे साथ लगा गई थी। और क्या हमने नहीं देखा कि यह सफाकी सिर्फ सम्मान के लिए कब थी? उनके हाथ तो तुम पर गोली चलाते भी नहीं काम पे। वो किसी के सगे नहीं। तुम भी फजूल बातें सोच के अपना आप हल्कान मत करो। तुम हमारी अपनी हो। फरियाल के जुमलों का सम्मान के चेहरे पर भी पड़ा था। अच्छा, तुम दोनों ये सूप ख़त्म करो। इशाल, ये दवाएं रखी हैं, सम्मान को दे देना, मैं तब तक किचन देख लेती हूँ। भाभी लोग अकेली लगी होंगी। उन्हें एक दूसरे के साथ छोड़ के फरियाल हदायत करके जाने लगी थी। जी चची जान। वो सादतमंदी से सर हिला गई थी। मम्मा, ब्रो बाहर आ गया हो तो प्लीज़ कहिएगा मुझसे मिले। उसका ध्यान उसी तरफ लगा हुआ था। अच्छा, कह देती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हवेली में सब तुम्हारे साथ है। फरियाल अपनी कह के चली गई थी। इशाल गौर से उसकी शक्ल देखने लगी थी। चेहरे पे थोड़ी सी कमज़ोरी के साथ तफक्कुर के साए थे। परेशान हो? हाँ, थोड़ा सा चौंका था। दाजान की खामोशी थोड़ा तंग कर रही है बस। इसमें तंग होने वाली क्या बात है? चौधरी जहांगीर से उनकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी थोड़ी ना है। कोई दूसरा ही हरकत करता तो अभी तक उसके सर में 10 गोलियां उतर चुकी होती। लेकिन मामला चौधरी जहांगीर का है तो खामोशी बनती है। और उम्मीद रखो, फैसला भी उनके हक में ही होगा। मुजरिम हम ही ठहराए जाएंगे। वो हवेली का वफादार था तो वो हवेली के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। जितना हो चुका बहुत है, अब इससे ज़्यादा बुरा क्या करेंगे हमारा? आने दो, फैसला जो भी आना है देख लेंगे उसे भी। तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कोई। इस्तेहकाक से कहती वो सूप चमचे में भर के उसके मुंह के पास ले आई थी। उसके अंदाज को देखते और उसकी बातों को सुनते उसके लबों पे मुस्कुराहट फैल गई थी। नडर तो वो पहले भी बहुत थी, अब तो और ही आलम था। बाजू पे गहरा जख्म आया था, लेकिन मजाल है कि उसने ज़्यादा हाय बाय की हो। सही कह रही हो, हमें अलग करने के लिए और क्या करेंगे? वो इत्फाक कर गया था। काम से बाहर जा रहा हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? बाहर जाते हुए ईशान जहाँ इस्तफसार कर रहा था। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो जो खामोश बैठी हुई थी चौंक कर नफ़ी में सर हिला गई थी। आई एम सॉरी, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि तुम घर में बंद होकर रह गई हो, कहीं आउटिंग के लिए नहीं जा पा रही। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि वो घर में बोर हो रही है। मुझे आउटिंग की आदत भी नहीं है, वो हौले से कह गई। लेकिन मुझे तो है। अभी काम से जा रहा हूँ, लेकिन चलो तुम भी साथ, इसी बहाने कुछ आउटिंग हो जाएगी। हालात तो जाने कब ठीक हो, फिर ही कुछ प्लान कर सकते हैं। आप परेशान ना हो, मुझे घर में रहने की आदत है, आप हो आइए। वो उसका गिर दूर करना चाह रही थी। श्योर जी। वो मुरवतन मुस्कुराई थी। शाहजहाँ को ये तब्दीली खासी अच्छी लगी थी। शायद उसकी तरफ देख के पहली बार उसके होंठ लबों पर मुस्कुराहट आई थी, वरना तो मुँह ही सीधा नहीं होता था। ओके, अपना पसंदीदा फ्लेवर ही बता दो, वापसी में आइसक्रीम ही लेता आ जाऊँगा। नज़रें उसी पर थी। जो आपको पसंद हो ले आइएगा। पहले मुस्कुराहट और अब मेरी पसंद को इम्पोर्टेंस देना। मैं खुशी से मर ही ना जाऊँ। इतने दिनों की टेंशन में ये लम्हा खुशगवार साबित हुआ था, वरना तो उसे अब भी उससे तंदो तेज़ लहजे की उम्मीद थी। मावरा सर झुका गई थी। मेरा मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। तब्दीली अच्छी लगी तो कह दिया, बुरा लगा तो सॉरी। उसे एहसास हो गया था। बुरा क्यों लगेगा? मावरा फीके से मुस्कुराई थी, फिर एकदम से सर उठा के उसकी आंखों में देखने लगी थी।
अब से कोशिश करूँगी आपको खुशी दे सकूँ। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, किसी से नफ़रत करके मरने से बेहतर है उससे मोहब्बत करने की कोशिश की जाए जो आपसे मोहब्बत करता है। नफ़रत करने वालों और नफ़रत को फ़रोग़ देने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होता। ईशान जहाँ हकदक उसे देखने लगा था जैसे ख्वाब देख रहा हूँ। यकीनन मेरी बातें आपको हैरान कर रही होंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं अपनी हिम्मतें मुजतमा करके आपको सच से आगाह कर सकूं, क्योंकि मैं आपके साथ किसी भी रिश्ते की शुरुआत सच बताकर करना चाहती हूँ। इस निकाह में मेरी मर्ज़ी से ज़्यादा अम्मा का हुक्म और आपकी ज़िद का अमल दखल रहा, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं खुद ही सब कुछ आपको बता दूँगी, लेकिन कुछ वक्त के बाद। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें के मुतरादिफ ईशान जहाँ के लिए उसके अल्फाज ही ज़िंदगी में रंग भर गए थे। वो उनके दरमियान मौजूद रिश्ते के लिए खुद को तैयार करने के लिए कुछ वक्त मांग रही थी। जाने कौन सा सच बताने वाली थी, लेकिन उसके लिए तो यही बहुत था कि वो राज़ी हो रही थी। जितना वक्त चाहे ले लो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। वो मुस्कुरा दिया था। शुक्रिया, चलता हूँ। वो जाने के लिए पलट रहा था जब पीछे से मावरा की आवाज़ ने एक लम्हे के लिए उसके कदम रोक लिए। वापसी का इंतज़ार रहेगा। आपके साथ खाना खाऊंगी, जल्द लौट आऊँगा। उस पर एक गहरी नज़र डाल के वो पलट गया था। जो कुछ मेरी माँ ने तुम्हारे बाप और हवेली वालों के साथ किया, इसके अजाले के लिए मैं ज़मीन में रुल भी जाऊँ तो भी तुम सबके दुखों का अजाला नहीं कर सकती। मुलज़्ज़ा ने नफ़रत और अपनी ज़ात के घुमंड में सब ख़त्म कर दिया था और इसी नफ़रत में अपना आप भी फूंक गई। मैं नफ़रत नहीं करना चाहती, मोहब्बत का जज्बा बेहतर है जिसमें इज़्ज़त है। नफ़रत को कोई इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता। मुनज़्ज़ा ने जहांगीर को इस्तेमाल किया, साइको को मिट्टी में मिलाने के लिए जहांगीर से मोहब्बत का झूठा ड्रामा किया। मैं तुम्हारे साथ झूठा ड्रामा नहीं करना चाहती, अपनी माँ के गुनाह का बोझ हल्का करना चाहती हूँ। जहांगीर बेवकूफ़ बन गए, मैं तुम्हें बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहती, तुमसे सच्ची मोहब्बत करना चाहती हूँ और सबसे बढ़ के मैं मुनज़्ज़ा नहीं बनना चाहती। ईशान जहाँ के निकल जाने के बाद वो बेड ग्राउंड से टेक लगाकर मुनज़्ज़ा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करने लगी थी। बंदों ने तो माफ़ नहीं किया था, जाने अल्लाह भी करता या नहीं। आप इतनी जालिम तो नहीं लगती थी अम्मा। माँ की याद में आंसू बूंद बनकर बह निकले थे। उसका हाथ बेसाख्ता तकिए के नीचे मौजूद डायरी की तरफ गया था। ईशान घर नहीं था, उसके लिए अच्छा मौका था। वो डायरी से एक सफ़ा निकाल कर अपने आंसू पूंछने लगी थी। आर या पार अब ज़रूरी हो गया था। वो डर डर के जीना नहीं चाहती थी। खाने का वक्त हो गया था। समहान अफंदी जिद करके कमरे से निकल आया था। सबके साथ खाना खाकर कुछ मरीज़ टाइप फीलिंग नहीं आ रही थी। सब ने खुशी का इजहार किया था। ज़ुमर्द बेगम ने फ़ौरन सदका दिया था, बलाएँ ली थी और वो उनका हाथ चूम के रह गया था। दी जान को अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है। और दा जान को? उसकी आंखों में दर्द सवाल को देखकर ज़ुमर्द बेगम नज़र चुरा गई थी। चौधरी हशमत के अंदाज से तो वो खुद परेशान थी। उन्होंने तो उन्हें भी मुजरमों की लिस्ट में डाल दिया था। वो भी शरीके जुर्म जो थी, उनसे भी बोलचाल बंद थी। इस बाइस उन्हें भी जहांगीर के लिए बोलने का मौका नहीं मिला था। चौधरी अशमत ने अपने हुजरे में ही खाना खाया था। उनकी गैर मौजूदगी और उनसे हुई बातों के बाद सबको तशवीश लाहक हो गई थी। ऐसे में जब उसने शाजी शमून सब हकीकत जानना चाही तो उसके चेहरे पे फैले इंतशार पे वो मज़ीद कुछ ना पूछ सका। बाद में तफसील से बात करता हूँ तुझसे। शाजी शमून ने जैसे टाला था, और वो कोई बच्चा तो था नहीं। सारा बचपन लड़कपन हवेली की गहरी गहरी बातों में निकल गया था। खाने से फारिग होकर वो सबके दरमियान बैठने की ज़िद लिए बैठा रहा था। बैठने देना सबके साथ, जाने फिर कभी सबके साथ बैठना नसीब भी होगा कि नहीं। कैसी बात कर रहे हो सम्हान, दिमाग ठीक है तुम्हारा? सभी घरकने लगे थे। शाल भी तीखी नज़रों से उसे देख रही थी। बस थोड़ी देर, ज़्यादा देर बैठे रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, आराम ज़रूरी है। चौधरी बख्त तनबीह कर रहे थे। घर में डॉक्टर हो तो घर किसी हॉस्पिटल से कम नहीं लगता था जान। वो अपनों के दरमियान बात बे बात मुस्कुरा रहा था। चौधरी अशमत को सबसे ज़्यादा जानने का दावा करने वाला शायद आने वाले हालात से आगाह हो गया था। चौधरी अशमत अपने हुजरे से निकल आए थे। सबको ही उनके आम पे हैरत हुई थी और सम्हान अपने अंदाज़ों के यकीन पर एक मुस्कुराहट सजा गया था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, दा जान की मुश्तरका आवाज़ गूंजी थी। आइए बाबा जान, सब ने खड़े होकर ताज़ीम दी थी। सम्हान भी खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। शाह ने उसे सहारा दिया था। बैठ जाइए आप सब। चौधरी अशमत के चेहरे की गहरी संजीदगी सबको बैठने पर मजबूर कर गई थी। वो खुद भी बैठ गए थे। सब पे एक ताहिराना निगाह डालकर उन्होंने आखिर में सम्हान और इशाल पर एक नज़र डाली थी। जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कौन कौन मुलव्विस था, हम इस बहस में पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा ना होता तो शायद जहांगीर जज्बात में आकर वो सब ना करता जो हो गया। हमें हर हाल में हवेली के असूल अजबर याद रहने चाहिए। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ पहले जैसा हो सकता है।
सभी पूरी तवज्जो से उनकी बातों को सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने बड़ी सफाई से जहांगीर के अमल को निकाह का रिएक्शन देकर साबित कर दिया था कि कसूरवार कौन है। हवेली में फिर से सब कुछ ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि अभी और इसी वक्त समहान इशाल को तलाक दे दे। ऐसा कहते हुए शायद उनकी ज़बान भी नहीं काम पी, लेकिन सबके दिल ज़रूर काम गए थे। समहान को ऐसे ही किसी फैसले की तवक्को थी, तभी उसके चेहरे का रंग ज़रूर बदला था, लेकिन इस फैसले को सुनकर नहीं, लफ्ज़ तलाक को सुनकर। बात अभी हवेली से बाहर नहीं निकली। हम जहांगीर को किसी न किसी तरह मना लेंगे। समहान और नरमीन की शादी हो जाएगी और इशाल की शादी भी जल्दी रईस मियाँ से कर दी जाएगी। उन्हें कोई सच बताने नहीं जाएगा, यूँ बात दब जाएगी। चौधरी अशमत जाने क्या क्या कह रहे थे, सबके कान साए साए कर रहे थे। मैं अपनी बीवी के मुतल्लिक ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूँगा दाजान, ना ही किसी में इतनी ताकत है कि वो इशाल को मुझसे तलाक दिलवा सके। समहान अफंदी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। शाह एक बार फिर सहारा देने की कोशिश कर बैठा था। उसने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। मैं ठीक हूँ ब्रो। मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाल के वो चौधरी अशमत की तरफ मतवज्जे हुआ, जिनकी बहुएं उसका जवाब सुनने के बाद तन गई थी। यानी तुम बगावत कर रहे हो हवेली के असूलों से? उनका जलाल छलकने लगा था। अगर अपनी बीवी को तलाक ना देना असूलों से बगावत है, तो मैं ऐसी बगावत हर बार करूँगा। लहजा दो टोक था, सबके हवास सुन थे। वही बोले जा रहा था। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हमारे एक इशारे पर इस लड़की का नाखून नहीं मिलेगा। इशाल को देखकर नखवत से कह रहे थे। वो सर्द पड़ गई थी। जहांगीर के बाद उनकी आंखों में भी उसे वही रंग नजर आ रहे थे। समहान के चेहरे पे एक तल्ख मुस्कुराहट फैल गई थी। समहान अफंदी को अपनी और अपनी बीवी की हिफाजत करना आती है दाजान। अगर उस दिन मैंने एक इशारा किया होता तो चौधरी जहांगीर जिंदा बच कर न जा पाते। इस हवेली में जितने आपके वफादार हैं उतने मेरे जान निसार भी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हवेली से मुकाबले के लिए उन्हें सामने लाऊंगा। अपनी और अपनी बीवी की हिफाजत खुद भी कर सकता हूँ। जख्मी हुआ हूँ, अभी मरा नहीं। मेरी बीवी जैसा इस्तेहकाक भरा लफ्ज़ जहाँ इशाल को उसके साथ खड़ा होकर उसकी आंखें नम कर गया था, वहीं चौधरी अशमत का गुस्सा दो चंद हो गया। अभी और इसी वक्त हवेली छोड़ दो। बागियों के लिए इस हवेली में कोई जगह नहीं है। चौधरी अशमत का जलाल देखने से ताल्लुक़ रखता था। जी बेहतर। समहान अफंदी ताबेदार था। इशाल की तरफ देख रहा था जो उसके साथ ही आ खड़ी हुई थी। जाओ सबसे मिल लो। हवेली की एक भी चीज़ उठाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इशाल हक्का बक्का उसका फरमान सुन रही थी। ये कैसा फ़ैसला है दाजान, जहाँ मुजरिम पे कोई फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। वो दुश्मन की बेटी को बहू बना लाए, उनकी कोई पकड़ नहीं। उन्हें और उनकी आल औलाद को 7 खून माफ़ है। शाज़ी शमून का जब्त जवाब दे गया था। चौधरी अशमत की बहुएं मज़ीद चढ़ गई। शाह ठीक कह रहा है बाबा जान। जब जहांगीर के लिए कोई सज़ा नहीं, उल्टा आप हमारे बच्चों को सज़ा देकर जहांगीर साहब को दोबारा से खुश करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे गैर मुनसफाना फ़ैसले पर हम सब का हवेली में रहना क्या मायने रखता है? फिर हम सब भी हवेली छोड़ देते हैं। चौधरी असफन समेत सभी इस फैसले से बेहद दिल बर्दाश्ता हुए थे। सबकी एक ही राय लग रही थी। जो असफन कह रहे थे, ठीक है फिर जिसको हमारे फैसले से एतराज़ है वो सब चले जाएं, हम नहीं रोकेंगे किसी को। सर्द मोहरी थी। जाओ फरियाल, बेटे बहू के साथ चलने की तैयारी करो। चौधरी असफन गोमगो की कैफियत में खड़ी फरियाल को मुखातिब कर कहते। सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। ये किस किस्म का फ़ैसला है चौधरी साहब, जहाँ एक तरफ आप और आपका बेटा जहांगीर है और दूसरी तरफ हम सब? जुमर्द बेगम भी नागवारी का इजहार किए बिना नहीं रह सकी थी। आप भी सबके साथ जा सकती हैं। जुमर्द बेगम उनका फ़ैसला सुन के एकदम सन्नाटे में रह गई थी। कोई कहीं नहीं जाएगा। यहाँ से कोई जाएगा तो सिर्फ मैं और इशाल। बात मेरी और इशाल की है, तो हवेली से जाएंगे भी सिर्फ हम। समहान की बात पे सुन एक दूसरे का फिर मुंह देखने लगे थे। चौधरी अशमत उस पर एक सर्द नज़र डाल के चले गए थे, लेकिन समहान शाह को उसका अकेले जाने का फ़ैसला किसी तौर पसंद नहीं आया था। इस हवेली में तब्दीली लाने की अशिद ज़रूरत है ब्रो। अगर सब दाजान को छोड़ जाएंगे तो तब्दीली का ख्वाब ही रहेगा। एक इशाल को तो मैंने बचा लिया, अभी हमें बहुत सारी इशाल के लिए स्टैंड लेना है, और ये सब उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप सब यहाँ रहकर इसे मुमकिन बनाएंगे। सब पे ताहिराना निकाह डाल गया था। नज़र निदा पे रुक गई थी। लड़कियाँ तो बाकायदा रोने लगी थी। आप सब मेरे बड़े हैं, मुझे हमेशा आप सबकी ज़रूरत रहेगी। आप सब ने हवेली में रह के जंग जीतनी है। नाइंसाफ़ी हर बार हवेली वालों के साथ क्यों? दाजान मेरी जान मांग लेते तो मैं वो दे देता, लेकिन इशाल को किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। वो फिरोज़ बख्त और असफन के सामने आ खड़ा हुआ था। सभी उसकी बात से मुत्फिक नज़र आ रहे थे। जज्बात में आकर वो सबको हवेली के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा था, बल्कि उन्हें यही रह के हक़ के लिए आवाज़ उठाने का कह रहा था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। फिर जहांगीर को पता चला तो वो दोबारा। चौधरी असफन उसका हाथ थाम गए थे। परेशान ना हो डैड, मैं रिश्ते का भरम बस एक बार निभाने का कायल हूँ। अब से मुझ पर और मेरी बीवी पर उठने वाली हाथ और गोली का जवाब गोली से दूंगा।
सभी मलूल से उन दोनों के करीब आ गए थे। अलविदाई कलमात अदा हो रहे थे। बाबा जान से इस बेरहमाना फैसले की उम्मीद नहीं थी। दिया फ़ायज़ा फरियाल को संभाल रही थी। बहू को साथ लेकर जा रहा हूँ, खुद ही तो कहती थी ले जाओ, अब ले जा रहा हूँ तो रो भी रही है। वो माँ को दिलासा दे रहा था। शनाया बुत बनी सब देख रही थी, सब सुन रही थी। तू जहाँ रहेगा हम दो जिस्म एक जान ही रहेंगे। मेरी पगली बहन का ख्याल रखना। उन्हें सामान की गाड़ी तक छोड़ते शायद जज्बाती हो रहा था। ये किस किस्म का फैसला है चौधरी साहब, जहाँ एक तरफ आप बिल्कुल एक जान ही रहेंगे। वो गर्म जोशी से उसके शाने से लग गया था। एक दूसरे का ख्याल रखना। फरियाल बार बार ताकीद कर रही थी। जरिश रो रही थी, उसे चुप कराते इशाल सबसे अलविदाई कलमात अदा कर रही थी। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। उनकी गाड़ी चलने लगी तो अब के जान इशारों से भरी दो जीप खचाखच उनके पीछे चलने लगी। समा ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। जब तक तू ठीक नहीं हो जाता इन्हें साथ ले जा। शाह ने उसे रोक दिया था। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ। गाड़ी धूल मट्टी उड़ाती निकल गई थी और सबके जहनों को जैसे झंझोड़ गई थी। वफादारी जान निसारी का ऐसा इनाम उन्हें बरसों याद रहना था। इतने दिन उस घर में रहने के बाद मावरा को अंदाज़ा तो हो ही गया था कि जहांगीर का बेशतर वक्त स्टडी में गुजरता था। हाथ में मौजूद सरसराते ख़त को लेकर वो चल पड़ी थी। उसी ख़त के बाद शायद उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला होना था। मावरा हूँ, अंदर आने की इजाज़त चाहती हूँ। दस्तक देने के साथ उसने अपना तारुफ कराया था और खातिर ख्वाह असर भी हुआ। दरवाज़ा फ़ौरन खुल गया था और चौधरी जहांगीर की शक्ल नज़र आई थी। कोई काम था बेटा? शफ़क़त सी शफ़क़त थी। जी। मावरा ने ख़त वाला हाथ ओट में कर लिया था। आ जाओ। वो पीछे हटके उसे अंदर आने का मौका देकर सारी लाइट्स ऑन कर गए थे। बैठो बेटा, कुछ लोग ही मंगवाऊँ तुम्हारे लिए। इंटरकॉम उठाकर वो इस्तफसार कर रहे थे। शुक्रिया, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। उसका गला सूख रहा था। ये जान करके वो अपनों पर गोली चला आए थे और ख़त पढ़ने के बाद सब जानकर शायद उसे भी शूट ही कर देते। ये एहसास ही उसे खौफज़दा करने के लिए काफ़ी था। चाहती तो ख़त फाड़ कर फेंक देती, लेकिन ऐसा करने से मुनज़्ज़ा की रूह को कभी सुकून नहीं मिलता। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो मरी हुई माँ के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकती थी। सारी ज़िंदगी उनका हुक्म मानने वाली बेटी उनके आखिरी हुक्म से कैसे सरताबी कर सकती थी? कहो बेटा। वो उसे बगौर देख रहे थे। लहजा नरम था, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी से मावरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हो रही थी। ये अम्मा का ख़त है, उन्होंने कहा था आपको दे दूँ। दुपट्टे से हाथ निकालकर ख़त उनकी तरफ बढ़ाते वो नज़रें चुरा गई थी। चौधरी जहांगीर बुरी तरह चौंके थे। वो मावरा के हाथ में मौजूद कागज़ को बगौर देख रहे थे और लम्हों के हज़ारों हिस्से में उन्होंने ख़त थाम लिया था। और कोई बात? शायद उन्हें ख़त पढ़ने की जल्दी थी, तभी उसके जाने का इंतज़ार करने लगे। नहीं। वो नफ़ी में सर हिला के उठ गई थी। दरवाज़ा बंद करती जाना। पीछे से हदायतनामा मिला था। जी। मावरा ने पलट के नहीं देखा था। कमरे से निकल के उसने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके निकलते ही उन्होंने ख़त खोल लिया था। जहांगीर, बहुत बार कोशिश की कि ज़िंदगी में तुमसे माफ़ी मांगूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। बुरा तो मैंने जाने कितनों के साथ किया, लेकिन तुम्हारे और साइका के साथ मैंने जो किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मेरी हकीकत वही थी जो तुमने हर एक से सुना। मैं आज़ाद तितली थी। हर एक को अपने हिजर में आहें भरते देखकर खुश होती थी। याहिया से मोहब्बत होने के बाद भी मेरी ये आदत न बदली। जाने क्यों? शायद इसलिए कि मुझे सराहे जाने की आदत हो गई थी, या शायद इसलिए कि मैं एक ही होकर रहने वाली बावफा औरत ही न थी। याहिया के साथ भागने का प्लान बन गया था, लेकिन अम्मा अब्बा ने मुझ पर सख्त पहरे बिठा रखे थे। वो मेरी उससे शादी नहीं कर रहे थे। उन्हें दिनों असफन की शादी और अम्मा अब्बा उम्रे के बाइस मुझे हवेली छोड़ गए। तुमको देखा, अच्छे लगे, लेकिन तुम्हारा मुझ पर ध्यान न देना मुझे आग लगा गया और मैं एक प्लान के तहत तुमसे खेलने लगी। मोहब्बत तो मुझे याहिया से थी। तुम्हारे साथ तो मैं औरों की तरह वक्त गुजार रही थी, अपने हुस्न को कैश करवा रही थी। तुम्हारी दीवानगी देख के कभी कभी लगता था तुम्हें सच बता दूँ, लेकिन फिर हवेली वालों का हमें पकड़ लेना, साइका को मुझे पीछे हट जाने का बोलना, ये सब मुझे इस खेल को जारी रखने पे मजबूर कर गया। और वही होता गया जैसा मैं चाहती थी। तुम मेरे दीवाने होते गए और साइका के खिलाफ याहिया का इशारा मिला तो मैं उसके साथ भाग गई, लेकिन जाते जाते भी मैंने साइका को मश्क सितम बना दिया। भागने के बाद ही मुझ पर जल्द खुल गया कि दुनिया को बेवकूफ़ बनाने वाली याहिया के हाथों बेवकूफ़ बन गई। किन हालतों में मैंने 2 बच्चियों को जन्म दिया ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन याहिया अब मेरी इज्जत का सौदा करने लगा था। मैं मुश्किल से बच्चियों को लेकर भाग निकली। सारी ज़िंदगी रोपोशी की ज़िंदगी गुजारते हवेली और उसके मकीनों की बहुत याद आई। साइका की मौत की खबर मिली तो समझो मेरा ज़मीर ज़िंदा हो गया, जो मरते दम तक मुझे कचोके लगाता रहा। अपने बच्चों को बाप का नाम ज़रूर दिया, लेकिन पहचान तुम्हारी थी, मोहब्बत नहीं थी तुमसे। लेकिन याहिया की असलियत के बाद सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। शायद मैं ना आती तो तुम साइका के साथ हंसी खुशी जीते, लेकिन मेरे सब्ज़ कदम साइका उसकी बेटी को मश्क सितम बना गए।
सोचा था कभी तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, लेकिन किस्मत देखो कि ईशान घर तक आ गया। उसमें तुम्हारी शबाहत देख के मुझे मकाफात अमल की समझ आई। जो साइका कैंसर से मरी, वही कैंसर मुझे ले डूबा। मैं बहुत मजबूर औरत बन के ज़िंदगी जीती रही, अपने गुनाहों का बोझ उतारती रही, लेकिन अपनी बच्चियों को मुनज़्ज़ा जैसा बनने नहीं दिया। अनुषा अपने घर की हो गई है, लेकिन मुझे मावरा की बहुत फिक्र है। ईशान से उसकी शादी कर दोगे तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया। चाहती तो मरने के बाद में भी तुमसे सच छुपा लेती, लेकिन इतना बोझ लेके कब्र में भी चैन नहीं आएगा। एक इल्तिजा है, मेरे गुनाहों की सज़ा मावरा को मत देना। पहले ना सही, लेकिन बाद में तुमसे ही मोहब्बत की। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो बहुत सौ को तमाशा बना गई। मुझे माफ़ कर देना जहांगीर। अभी तो साइका से भी माफ़ी मांगना है। तुम माफ़ कर दोगे तो वो भी कर देगी। मुनज़्ज़ा। ये है हवेली और ये है हवेली वालों के सो कॉल्ड फैसले। अगर मुझे पता होता कि अपनों के नाम पर जौंक जैसे रिश्तों को आप लोग ऐसे कहते हैं तो कभी यहाँ ना आती। मैं तो अनजान थी, आप लोग तो सब कुछ जानते थे। फिर आप लोगों ने जानते बूझते अपनी बेटी को जिंदान के हवाले क्यों कर दिया? है कोई जवाब आप दोनों के पास? सगा बाप, सगा चचा गोली चला रहा और दाजान तलाक की बात करके फिर से शादियों के ख्वाब देख रहे हैं। ये हवेली है या कोई जंगल? हवेली में हर कोई गमज़दा था। दिया और चौधरी बकरी चौधरी अशमत के फैसले से गैर मुतमईन थे। ऐसे में शनाया आकर भड़ास निकालने लगी थी। किसी किसी वक्त तो मुझे लगता है मेरा दम घुट जाएगा यहाँ। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी मैं भी यहाँ से। उसने अपना फैसला सुना दिया था। शायद ऐसा नहीं है बेटा, हमने बहुत सोच समझकर तुम्हारी उससे शादी की है। चौधरी बख्त उसे समझा रहे थे। शाह क्या है और कैसा ही अब मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उसका लहजा एकदम कड़वा हो चला था। शुमाली इलाका जात के सारे मंजर एक के बाद एक करके सामने आ गए थे। वो कैदियों की सी जिंदगी, भूख से आंतों में मरोड़, वो कुत्ते का डरावा, वो चाहकर भी ऐसी जिल्लत वाला वक्त नहीं भूल सकती थी। मैं किसी सूरत इस रिश्ते को कायम नहीं रखूँगी। ना ही मुझे इस जिंदान जैसी हवेली में रहना है। यहाँ इंसान नहीं भेड़ बकरी रहते हैं, जिस पर कब कुत्ते छोड़ दिए जाए, कब गोलियाँ चलाई जाएँ, मुझ कुछ पता नहीं। मैं जल्दी खुला लेने वाली हूँ बस। अपना फैसला सुनाकर वो रुकी नहीं थी। दिया और चौधरी अशमत को पहले ही कम टेंशन थी, जो अब वो भी दे गई थी। जहांगीर साकित नज़रों से ख़त को देख रहे थे। यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा था। लफ्ज़ सामने थे। मुनज़्ज़ा सच दर्ज कर गई थी। सारी ज़िंदगी जो मोहब्बत उनकी रगों से खून निचोड़ता रहा, वो मोहब्बत तो कभी मुनज़्ज़ा को थी ही नहीं। और अब उन्हें अपने आप पर सख्त हैरत हो रही थी। इतना सब कुछ पढ़ के भी उन्हें मुनज़्ज़ा से नफ़रत महसूस नहीं हो रही थी तो उसकी बेटी से कैसे होती? वो बार बार ख़त के अल्फाज पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं हो सकता, मुनज़्ज़ा ऐसी हो ही नहीं सकती। वो इनकारी थे। उनका फ़ोन कब से मुसलसल बज रहा था और वो नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन कॉल मुसलसल आ रही थी। गसीली नज़रों से स्क्रीन को देखते उन्होंने ऑफिशियल कॉल पिक कर ली। जब फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा तो समझ लेना चाहिए किसी ज़रूरी काम में बिज़ी होगा। तमीज़ से बात करो जहांगीर। जितने हो किससे बात कर रहे हो? जानते हो किससे बात दूसरी तरफ बुरा मनाया गया? अच्छी तरह जानता हूँ, एक ऐसे कठपुतली सियासतदान से जिसके बैग पर जहांगीर ना हो तो उसकी कुर्सी का कोई जामिन नहीं। तुम्हें जहांगीर भी हमने बनाया है, ये मत भूलो, गरज कर कहा गया। क्यों फ़ोन किया है? गुस्से से। ज़रूरत है तुम्हारी, फ़ौरन पहुँचो, किसी की ज़िंदगी के दिन ख़त्म करने। हुक्म दिया गया। 2-3 दिन मसरूफ़ हो, फिर बात करेंगे इस बारे में। दोबारा फ़ोन मत करना। ये मत भूलो जहांगीर, जो बना सकते हैं वो मिटा भी सकते हैं। धमकाया गया। जहांगीर डरने वालों में से नहीं है। फ़ोन काट दिया गया था। वो दोबारा से ख़त पर नज़रें जमा गए थे। ये बंगला किसका है? वो शहर की तरफ आ गए थे। उसे अंदर जाने का इशारा करके समहान मुहाफ़िज़ों को उनकी पोजीशन समझा रहा था। विशाल हैरान सी फर्निश्ड बंगले को देख रही थी। समहान आया तो वो बेसाख्ता पूछ बैठी, तुम्हारा? कमाल सुकून से जवाब आया था। रियली? उसकी आंखें फैली थी। वो सरस बात में हिलाकर खिड़कियाँ खोलने लगा था। हटो, मैं करती हूँ। वो आगे बढ़ के खुद करने लगी थी। खिड़की से हरा भरा लॉन नज़र आया तो वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। कमाल है। ताहजान ने हवेली से निकल जाने को कहा तो मुझे लगा तुम मुझे लेकर किसी पहाड़ पर जा बसोगे, फिर तुम लकड़ियाँ काट के उन्हें शहर जाके बेचोगे। उन्हें लकड़ियों से मैं खाना पकाकर पत्थर पे बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और जब तुम शाम को लकड़ियाँ बेच के पैसे मेरी मुट्ठी में दोगे तो कल का हिसाब किताब करते हम मिलजुल के केले के पत्ते पर खाना खाएंगे और उसी पत्थर पे रात भर चांद को देखते देखते सो जाएंगे। पागल ना हो तो? सामान का कहका बेसाख्ता था। हंसते हंसते वो सीना पकड़ गया था। टांगों में दर्द सा महसूस हो रहा था। किसने बोला था इतना मुंह फाड़ के कहका लगाने को? वो जल्दी से उसकी पुश्त सुलाने लगी। बातें सुनी है तुमने अपनी? वो हंसी पे काबू पा चला था। हाँ तो मुझे क्या पता था मॉडर्न मजनू है जो सब कुछ बाला ही बाला तैयार कर जाएगा। फखरिया नज़रों से उसे देख रही थी।
तो यही वजह थी इन सारी गैर हाजिरी की। कह सकते हैं कुछ और भी सरप्राइजेज हैं तुम्हारे लिए जो आहिस्ता आहिस्ता पता लगती रहेंगी। खबर हो गई थी कि ये जंगजू कहीं टिकने नहीं देगी, इसलिए इंतज़ाम कर रखा था ताकि मेरी पगली को पहाड़ में पत्थरों पर न सोना पड़े। मोहब्बत से देखते सर पे चुपत लगा गया था। छुपे रुस्तम हो पूरे। वो घूम घूम के सारी चीज़ें देखते खुश हो रही थी। मैं ना रोज़ यहाँ वॉक करूँगी और इन सारे फूलों में से रोज़ एक तुम्हारे सिरहाने रख दूँगी। वो लॉन के फूलों को देखते मशहूर हो रही थी। ठीक है जी, राजी बा रज़ा था। और यहाँ ऊपर बालकनी में हम रोज़ शाम की चाय पिया करेंगे। उसका हाथ पकड़ के बालकनी दिखाने लगी थी। डन। तुम खुश तो नहीं होगे, शायद मेरी एक्साइटमेंट तुम्हें तुम्हें बुरी लग रही हो। दिल एकदम से पीछे का सोच के उदास हो गया था। हाँ, उदास तो हूँ, ये सब तो यूं ही बनाया था कि हवेली के बाहर भी हमारा सब कुछ हो। क्या खबर थी कैसे वक्त का आसरा होगा। मैं तो तुम्हें दरबदरी से बचाने के लिए पीछे पीछे था। क्या खबर थी तुम भी मुझे हवेली से दरबदर करवा दोगी। वो मजाक मजाक में कह गया था, लेकिन इशाल का दिल उसके लिए इतना गुदाज हुआ कि उसके शाने से लग के आंसुओं से रोने लगी। पागल हो, मैं तो मजाक कर रहा था, इसमें रोने की क्या बात है। बहलाने लगा था। तुम्हारे अपने मेरी वजह से छूट गए। फरियाल, चच्ची, चचा जान, दी जान, सब वो रो रही थी। मेरी दुनिया ही वही है जहाँ तुम हो, बाकी रहे सब तो तुम देखना एक दिन सब एक होंगे। वो पूरे वसूख से कहते उसे चुप करवा गया था। मैं लकड़ियाँ काट कर नहीं ला रहा, लेकिन खाना तुम ही पकाओगी रात का। मुझे तो सोच कर ही अभी से भूख लग रही है। लकड़ियों का ख्याल करके रोते रोते वो खुद भी मुस्कुरा दी थी। चौधरी जहांगीर तेजी से निकल रहे थे। सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। मावरा उन्हें देखकर सरासमगी से सर झुका गई थी। यकीनन उन्होंने खत पढ़ लिया होता और अब जाने उनका रिएक्शन क्या होना था। डैड, मैं आप ही की तरफ आने का सोच रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए हवेली जाना चाह रहा था। अपने प्रोग्राम से आगाह किया। कोई ज़रूरत नहीं हवेली की तरफ रुख भी करने की। मावरा बोर हो रही है, उसे लेकर कल ही हनीमून ट्रिप पे निकल जाओ कहीं। ये भी क्या सोचती होगी, कैसे लोगों के घर आ गई, कोई खुशी ही नहीं मिल रही। मावरा एकदम से चौंक के उनकी शक्ल देखने लगी थी, जहाँ पहले जैसे ही तासुरात थे उसके लिए। ईशान, मावरा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं कभी कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा इसके साथ। बहुत खुश रखना है तुमने इसे। ओके डैड। वो हदायत कर रहे थे और ईशान जहाँ हामी भर गया था। सहबा और नरमीन के बिगड़े मुंह को देखते मावरा को मुनज़्ज़ा का यकीन याद आ रहा था। तो उनका यकीन इतना कामिल था कि सच जान के भी जहांगीर की मोहब्बत जिंदा थी। जाने मुनज़्ज़ा ने उनको छोड़ के याहिया जैसे इंसान से क्यों शादी की। ये वो अफसोस था जो मावरा को सारी ज़िंदगी के लिए करना था। मैं निकलता हूँ। कुछ लोगों को मेरी शक्ल देखने की ज़्यादा ही बेचैनी लगी हुई है। वो कुछ झुलाए हुए लग रहे थे, जैसे बहालत मजबूरी जा रहे हों। ओके डैड, सी यू। जहांगीर निकल रह गए थे। उनके गाड़ी में बैठते मुहाफ़िज़ों की वीगो उनके पीछे सफ़र कर रही थी। ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए वो जेब से मुनज़्ज़ा का ख़त निकाल कर रिलैक्स होकर बैठ गए थे। उनके लफ्ज़ को जाने कितनी ही बार फिर से दोहराने लगे। हर बार नया ही लग रहा था। आंखें धुंधला रही थी। ग्लासेस उतार के सीट पर रखते उन्होंने आंखों की नमी साफ़ की थी। नज़रें ख़त पर थी। गाड़ी को झटका लगा था। उन्होंने एक लम्हे के लिए नज़र उठाकर सामने देखा था और अगले पर भड़कता शोला उनकी गाड़ी को लपेट में लेके धमाके से उड़ा गया था। पीछे मौजूद वीगो ने बरवक्त ब्रेक लगाकर खुद को बचाया था। जहांगीर के जिस्म के टुकड़ों के साथ ख़त भी राख बन गई थी। बंद होते दिमाग के साथ एक ही जुमले की बाज़गश थी, जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। 30वीं और आखिरी किस्त इंशाल्लाह अगले माह। ओ माय गॉड। जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है, मतलब उसकी बेटी ने कहा था ना। हाँ शायद, पता नहीं किसने कहा था, लेकिन जो भी है यार, इसका ऐसा अंजाम तो बनता था, पर उसको कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने अपनी सारी ज़िंदगी में एक मतलब 2 मज़लूम औरतों के साथ बुरा किया, और पता नहीं ज़िंदगी कुछ लोगों के लिए इतनी सख्त क्यों होती है। उफ। खैर, ये शुरू से ही कोई अच्छा नहीं था। साइका को कहाँ अच्छा समझता था ये पहले भी, जब उससे नहीं मिला था। लेकिन क्या कह सकते हैं हम लोग। तो फिर मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। हाँ, इसकी अगली एपिसोड अब देखते हैं उसके 2 पार्ट बनेंगे या 1 पार्ट, लेकिन ये है कि सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड होगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, हम भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में दाजान कैसे संभलते हैं। ऑफ कोर्स उनके लिए भी ये बात किसी धचके से कम नहीं है कि उन्होंने अपना बेटा खो दिया। और खैर, मैंने आप लोगों से पूछा था मुझे कौन सा नावल स्टार्ट करना चाहिए, टूटा हुआ तारा या फिर
और कौन सा नावल? झील, किनारा, कंकड़, नाज़िया कंवल नाज़ी का नावल है। और टूटा हुआ तारा सुमेरा हमीद का नावल है। इसके अलावा और कौन सा नावल है जो कि इसी तरह का है? हवेली बेस्ड टाइप। और इस तरह के नावल बहुत मज़े के होते हैं। जिस तरह की ये स्टोरी है, ये भी बहुत मज़े का नावल है। चांद गगन चांदनी भी अच्छा है, लेकिन वो इस तरह हवेली टाइप का नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा नावल है। और कौन सा नावल अच्छा है मुझे याद नहीं आ रहा। और ये चाहते ये शिद्दतें, ये नावल भी बहुत मज़े का है। सुमेरा हमीद मेरा ख्याल अब कोई नावल नहीं लिख रहे हैं, वैसे उनके नावल्स बहुत अच्छे होते हैं। ये नावल भी उनका मतलब ये चाहते ये शिद्दतें और टूटा हुआ तारा उनके बेस्ट नावल्स में से एक है। तो खैर मिलते हैं इसकी सेकंड लास्ट या लास्ट एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।